इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और विदेश की आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरीश जी। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग। Thank you, Amrish. Yes, the headlines, friends. Benchmark indices break 4-day winning streak. Sensex ends 195 points lower. Nifty finishes below 22,400. Income Tax Department to send communication to taxpayers for ITR mismatches. And Google agrees to restore Indian apps on Play Store, says Union Minister Ashwini Vaishnaw. घरेलू शेयर बाजारों में 4 दिन की तेजी पर लगाम लगी। सेंसेक्स 195 अंक लुढ़का, निफ्टी गिरावट के साथ 22,400 के नीचे बंद हुआ। आयकर विभाग उन करदाताओं को संदेश भेजेगा जिनके आईटी रिटर्न में असंतुलन है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गूगल अपने प्ले स्टोर्स पर भारतीय ऐप को बहाल करने पर सहमत हो गया है। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में आज 4 दिनों से चली आ रही तेजी रुक गई और सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट और विदेशी फंड्स की निकासी के चलते शेयर बाजारों में निराशा दिखाई दी। आईटी कंपनियों और सूचकांक में शामिल बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली ने शेयर बाजारों को नीचे धकेला। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 195 अंक यानी 0.26% गिरकर 73,677 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 49 अंक यानी 0.22% की गिरावट के साथ 22,356 अंकों पर आ गया। सेंसेक्स सूचकांक में शामिल 30 में से 11 कंपनियों के शेयरों में बढ़त जबकि 19 में गिरावट दिखाई दी। Benchmark equity indices ended lower today, snapping their 4-day winning streak due to selling in IT shares and index heavyweights amid weak global cues and foreign fund outflows. The 30-share BSE Sensex declined by 195 points or 0.26% to close at 73,677, while the NSE Nifty 50 settled 49 points or 0.22% lower at 22,356. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 11 companies ended in the green, while those of 19 companies closed in the red. Among Sensex firms, Bajaj Finserv and Bajaj Finance fell by over 4% each. Infosys, Nestle India and Tata Consultancy Services were also among other major laggards. On the other hand, Tata Motors, Bharti Airtel, State Bank of India, Sun Pharma and NTPC were among the gainers. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.17%, while the small-cap index declined 0.63%. In the sectoral indices at the BSE, IT and FMCG sectors fell over 1%. BSE Tech Index also fell 0.90%. On the other hand, auto sector rose 1.30%. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर 82.89 प्रति डॉलर दर्ज हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में बढ़कर 103.88
8.5 पर आ गया। दीपशिखा जी, शेयर बाज़ार का जो हाल हमने आज देखा कि 4 दिन के बाद गिरावट दिखाई दी, तो आपके अनुसार कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन्होंने जो पूरी विनिंग स्ट्रीक है उसको नीचे धकेला? देखिए, अगर हम देखें आज बाज़ार में जो हुआ है, ज़्यादातर जो गिरावट दिखी और जिन शेयरों ने गिरावट को ट्रिगर किया वो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो एनबीएफसी सेक्टर ख़ास तौर से उसमें एक थोड़ा नर्वसनेस दिखाई दिया, क्योंकि हमने देखा कि रिज़र्व बैंक ने आईआईएफएल के खिलाफ एक्शन लिया है। तो इस क्षेत्र में थोड़ी सी जो कहना चाहिए घबराहट है कि रेगुलेटरी एक्शन जो है फाइनेंशियल सेक्टर में शायद हो रहा है, तो कुछ और लोग ना उसमें आए उसकी गिरफ्त में। तो वही उसका असर थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। आईटी में अगर आप देखें तो आईटी में थोड़ा ये ट्रेंड चलता आ रहा था, और हालांकि जो है बीच में थोड़ा सा सुधार दिखा है कुछ कंपनीज में। तो वही ट्रेंड के चलते आज ये नर्वसनेस थोड़ी बाजार में थी, तो इसीलिए फ्लैट रहा है। So Deepshika, we touched a record 73,000 plus yesterday. So if we do very well, we say again it's because of domestic factors. If we come down a little bit at the Sensex, that's also because of our domestic factors, because globally things seem to be improving. So this little high and little low is, blame it all on us. Lalima, if you see today, I would say it was a combination. Of course, domestic factors are playing on the Indian economy because India's story remains very robust and very strong. But if you see, there was a bit of nervousness even globally. If you look at the global markets today, they were also in the same, it was very range bound, very flat. The US payroll data is going to come out on Friday. US Fed has a hearing scheduled. So I think all these factors were playing, and plus, but I think in the Indian market, this nervousness was largely triggered by regulatory action on the NBFC segment. And that probably led to the entire, this whole correction or whatever we've seen today. तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बहुत ही मोमेंट्री है, क्योंकि जैसा आपने ही कहा कि इतनी रोबस्ट है इस समय भारत की अर्थव्यवस्था, मूडीज़ ने हमारी जो रेटिंग है उसको भी बढ़ा दिया है, तो कल से फिर से तेज़ी की तरफ चलेगा बाजार? क्या लगता है आपको? Well, it's very difficult to, predict which way will the markets go, but definitely all factors, if you look at the broad India macro story, that I think remains very strong. And if you, traditionally look at March, you have a lot of flows coming in, a lot of investments coming in. So it is expected that those will have some kind of an impact on the market movement. So maybe the market would also see that, this was an isolated regulatory action and it is not a sectoral thing, outreach by the Reserve Bank. Probably they'll recover on those lines, yeah. Yes, Deepshika, private industrial capital spending has been slow. Do we expect it to pick up? As we know that investors have responded very well to government's PLI production-linked incentive to boost key manufacturing industry. Also, the fact also is that according to RBI, total cost of private corporate projects sanction was up 23% in April to December period compared to the same period last year. So there is optimism there. Definitely. And if you look at the, data which just came out, if you look at the Q3 GDP numbers, if you also look at the high frequency indicators, for February, they all are pointing at robust recovery. And the GDP numbers which came out were very encouraging, because those numbers, these numbers are actually showing very clearly that the government's strategy of, high capex spend and the capex push is playing out, and the private investments beginning to sort of kick in now. So that movement's begun to happen. That's what. जी, और यहाँ पर मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है और चलते हैं एशिया के अन्य देशों और यूरोपीय बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट दिखाई दी। सिर्फ शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.30% की तेजी दर्ज की गई। हांगकांग शेयर बाजार का हैंग सेंग इंडेक्स 2.70%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.95%, सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% और जापान का निकेई 0.03% गिरा। यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट दर्ज की गई। समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.19%, ब्रिटेन का फुटसी 0.15% और फ्रांस का कैक 0.12% की गिरावट पर कारोबार कर रहे थे। दीपशिखा जी, क्या लगता है आपको एशिया के सभी बाजार, यूरोप के सभी बाजार, क्या कोई और भारत के बाजार कहीं कोई इसमें लिंक है कि सब ये आइसोलेटेड स्टोरीज हैं? अमरीश जी, अगर आप देखें कि, और जैसे मैं पहले बोल रही थी कि ये अगर ग्लोबल फैक्टर्स की भी बात की जाए तो एक नर्वसनेस है मार्केट में। यूएस फेड जो है उनका कांग्रेस के सामने वक्तव्य आने वाला है। यूएस का पेरोल डेटा आएगा शुक्रवार को। तो मार्केट जो है वो नंबर्स का इंतज़ार कर रही है और डायरेक्शनली अगर आप देखें जो वैश्विक बाज़ार है उसके लिए अब एक बड़ा ट्रिगर जो आएगा वो ये है कि ब्याज दरें कब से कम होना शुरू होती हैं। अमरीकी बाज़ार को देखें तो वहाँ पर भी जो चुनाव को लेकर के थोड़ा नर्वसनेस चल रहा है, जो एक्साइटमेंट है वो आपको नज़र आएगा मार्केट में। हमारे यहाँ मार्केट्स जो है चुनाव का जो नर्वसनेस है आपको कभी कभी उसका भी असर दिखता है, लेकिन लार्जली ऐसा देखा जा रहा है कि मार्केट्स जो है चुनावी नतीजों को डिस्काउंट कर चुकी हैं। तो जो ग्लोबली भी मार्केट्स देखें, एशियाई बाज़ार देखें या यूरोपीय बाज़ार देखें या अमरीकी बाज़ार भी देखें, तो आप देखेंगे कि ट्रेंड वही चल रहा है। जो नर्वसनेस ओवरऑल महसूस की जा रही है बाज़ार में, वो बाज़ार में वो नज़र आ रही है। Two questions, Deepshika. Are Japan and Germany really in recession, and what would recession mean to developed economies like those? And secondly, considering that inflation is very high, and as we just said that we just read the story that Germany's DAX was trading 0.19% lower, how does that impact our exports? Because I believe our current account deficit has narrowed. So if you look at the impact on India, I think the impact on India, there has been some impact on the export side. If you look at, because Europe remains a key market for India, so any recession, any kind of slowdown in Europe or American markets will have some impact on India. Although we don't have a very large component of the export sector within our economy, so it is not felt that much on the overall economy, but definitely the export sector gets impacted. With regard to, these economies have been under pressure for a while. And it's now becoming visible. We saw, how Germany post-pandemic and same with Japan post-pandemic, how they reacted, and the geopolitical crisis further accentuated, the issues there. But it is expected that probably in the coming year, things would look better for them as interest rates sort of begin to slide. All right, moving on to the US markets now. All three key US equity indices ended in lower in the last trading session after a choppy trading session as investors took a pause ahead of economic data and Fed Chair Jerome Powell's congressional testimony. The Dow Jones Industrial Average fell 0.25%. The Nasdaq Composite ended 0.40% lower. The S&P 500 index also lost 0.12%. And moving on now. और चलते हैं अगली खबर की ओर। गूगल ने हाल ही में प्ले स्टोर से हटाए गए कई भारतीय ऐप्स को
फिर से बहाल करने की मंजूरी दे दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इस मुद्दे पर गूगल के प्रतिनिधियों और ऐप निर्माताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि रचनात्मक बातचीत के बाद दोनों पक्ष ऐप को फिर से बहाल करने पर सहमत हो गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गूगल और स्टार्टअप कंपनियां आने वाले महीनों में इस मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान निकाल लेंगे। हाल ही में गूगल ने प्रमुख भारतीय टेक कंपनियों के इन्फो ऐप, भारत मैट्रिमनी और शादी.com सहित 100 से ज़्यादा ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा लिया था। गूगल का कहना था कि इन कंपनियों ने लंबे समय तक गूगल की ऐप बिलिंग नीतियों का पालन नहीं किया है, जिस कारण इनके ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाना पड़ा था। दीपशिखा जी, आप कुछ और जानकारी हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे, क्योंकि ये सुलझ गया है मामला, लेकिन अभी भी ये अस्थायी रूप से ही समाधान निकला है और इसका अभी जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो अभी अवेटेड है। इससे कितना हमारी भारतीय कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारी जो कंपनियां थी, हमारे जो स्टार्टअप्स थे जो गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, गूगल की अपनी एक पेमेंट पॉलिसी है, अपनी एक बिलिंग पॉलिसी है। तो गूगल की कुछ कंडीशंस होते हैं जो इन ऐप्स को फुलफिल करने होते हैं कि अगर वो गूगल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में रहना चाहते हैं तो उसको लेकर के कंपनीज के बीच में, गूगल और कंपनीज के बीच में डिफ़िकल्टी थी और अब बातचीत से मामला थोड़ा सा सुलझा है और इन कंपनीज को थोड़ा समय और दिया गया है कि ये जो उनका गूगल का पॉलिसी है, जो बिलिंग पॉलिसी है और जो पेमेंट पॉलिसी है, उसके तहत अब वो उसको एडजस्ट कर लें और उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको कंप्लायंस जो है उनकी उस हिसाब से हो, अगर गूगल प्ले स्टोर पे रहना है तो वो मुद्दा जो था, अभी तो लगता है कुछ समय के लिए समस्या का समाधान हुआ है और सरकार की तरफ से जिस तरह का सहयोग दिया जा रहा है तो हो सकता है इसका समाधान जल्द निकल आए। All right. Well, it's New India, and New India means a lot of things are happening online. Here's news from the Income Tax Department. Well, it has announced that it will send communication to relevant taxpayers for mismatches in their income tax return, that's ITR, during the assessment year 2021-22. The IT department informed that in some cases a mismatch has been identified between the information filed in the ITR in regards to the information of specified financial transactions during this period. It added that in some cases ITRs have not been filed. The IT department said that as part of the e-verification scheme 2021, it is in the process of sending communication to the relevant taxpayers for the mismatch in information. This information is being communicated to the taxpayers through their email accounts registered with it. It has urged taxpayers to view their annual information statement through the e-filing portal and file updated ITRs. The tax department added that eligible non-filers can also submit updated returns under Section 139(8)A of the Income Tax Act 1961. The last date for filing updated income tax returns for the assessment year 2021-22 is the end of this month. Well, those days are gone when one would wait and wait endlessly for the returns to come, but now it's a new India and lots of we are now going online, and this is yet another step in that direction. But do you think 21-22 is not too far and can be managed by the assessees? Because no, absolutely. Yeah. If you look at the entire digitization that has happened in the tax department, the entire system has been made much more efficient, much more easier for taxpayers. Lalima, if India moved to a faceless system in the income tax, right. Which means, there is no interface with your tax authorities. So the discretionary issues, the issues of discretion that used to arise, those have been done away with. So now the department is
they are finding out mismatches through information, the systems, the digital data that they are receiving, and they are informing the taxpayers, that this is a mismatch that we have detected. So please explain why those mismatches are there, and they would be and they can comply to them online. You don't have to visit the income tax office or meet your assessing officer. You just need to explain it online on the income tax website. So just very easy steps to do it. तो दीपशिका जी, जो पुराने केसेस भी होते हैं उनका भी क्या इनकम टैक्स, ये पुराने केसेस हैं तो उनको भी क्या स्क्रूटिनी बाद में करते रहते हैं या क्या प्रोसेस है? बिल्कुल बिल्कुल अमरीश जी, आजकल क्योंकि पूरा फेसलेस सिस्टम जब से आ गया है तो आपको आयकर के दफ्तर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिर्फ ऑनलाइन जो है ईमेल से जा कर के उसको आपका जो लॉगिन है उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो वहाँ पे आपके असेसिंग ऑफिसर हैं उसको वो देखेंगे, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसी हिसाब से वो ऑर्डर इशू कर देंगे. जी. Right. All right, friends, stay tuned. We shall be going in for a short commercial break. We'll be back very soon. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है. All right, welcome back to Market Mantra, friends. Let's move on to the coal story. Well, the Ministry of Coal has recorded a surge in overall coal production during the month of February 2024, as per provisional data, attaining 96.60 million tons of coal production in comparison to 86.38 million tons of the corresponding month in previous year, representing an increase of 11.83%. According to the Coal Ministry, the production of Coal India Limited, CIL, has risen to 74.76 metric tons in the month of February 2024 as compared to 68.78 metric tons in February 2023, with a growth of 8.69%. The ministry said that the cumulative coal production up to February this year has seen quantum jump to 880.72 metric tons in the financial year 2023-24 as compared to 785.39 metric tons during the same period in the previous financial year. So there is a surge everywhere. Everywhere we seem to be making records, and this also is a record of sorts to have a surge in overall coal production. Again, it seems that we are fine-tuning, starting with the e-auction of coal mines and so on and so forth. Definitely. Lalima, if you relate it to the kind of the high-frequency data that we saw in February, electricity consumption went up. So it's in tandem with the other data that we are seeing. Automobile sales have gone up. I have, the other GST data, if you look at, very good growth. So it's in tandem with the other data that we are sort of seeing. So again, pointing out to the fact that, Indian recovery is robust. And of course, now we are seeing much more. The government expects the GDP to grow at a higher pace. And much as we want and talk about renewable energy, we can't wish it away much too soon. We can't wish away the fossil fuel production too soon, or consumption rather, too soon, because it'll take time for the renewable energy to set, the EV vehicles to definitely. Lalima, India is a developing nation, which is which is on the path of development right now. Yes. So at this stage of development, to totally sort of force the country to sort of adopt renewable measures, I think it's a bit unfair. So yes, we need to have a balance between the two. Right. लेकिन कोल पे हमारी निर्भरता अभी काफी हद तक जारी रहेगी. बिल्कुल, कुछ हद तक रहेगी, क्योंकि हमारे देश को अगर हमें गति देनी है, ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें कोल पर हमारी निर्भरता रहेगी, क्योंकि हमारे पावर प्रोडक्शन जो है अभी भी कोल पर बहुत हद तक निर्भर है. जी. और चलते हैं अगली खबर की ओर. सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार
नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से बांग्लादेश को 50,000 टन और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज निर्यात की अनुमति दी गई है। केंद्र ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले साल दिसंबर से इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने तंजानिया को 30,000 मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल और जिबूती और गिनी बिसाऊ को 80,000 टन टूटे चावल के निर्यात की भी अनुमति दी है। दीपशिखा जी, प्याज को सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था निर्यात पे वो हटा लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है घरेलू बाजार में फिर कीमतें कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली? अमरीश जी, अगर आप देखें प्याज के मामले में सरकार जो है बहुत ही कॉशियस होकर कदम उठा रही है। अगर आज का भी ये डिसीजन देखें तो ये सरकारों के लिए किया गया है, ये नहीं है कि ब्लैंकेट एक्सपोर्ट कर दिया गया है। जो G2G की हम कहते हैं कि सरकार जब ये बैन लगा रही थी तो विश्व में बहुत उसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। उन्होंने कहा था कि हम G2G एक्सपोर्ट्स जो है वो अलाउ करेंगे, तो वही किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है हम दूसरे देशों को नहीं उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी नहीं सहायता करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो बीच में बिचौलिए आ जाते हैं और वो दाम बढ़ाने लग जाते हैं ग्लोबल स्तर पर, तो हम उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं। तो ये जो है बहुत मेजर्ड वे में उतनी ही क्वांटिटी जितनी ज़रूरत है और जितना हमारी सप्लाई ज़रूरत के हिसाब से रहे, उसको ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया जा रहा है। So it doesn't upset the balance in the markets of onion prices No, or I think availability. it has been done in a very measured way right now. And that's the right thing to do, perhaps. All right. Moving on to oil. Crude oil futures remain steady today after declining in the previous session as the prospect of a tighter market due to OPEC Plus supply restraint offsets concerns over Chinese growth and uncertainty regarding the pace of interest rate cuts. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.85 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $78.65 per barrel when reports last came in. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 206 रुपये बढ़कर 64,668 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। मई अनुबंध वाली चांदी 206 रुपये की तेजी के साथ 73,673 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। वैश्विक बाजारों में कमोडिटी एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $2,132.40 प्रति औंस पर था। वहीं चांदी भी बढ़त के साथ $24.15 प्रति औंस पर थी। दीपशिखा जी, सोने का जो स्तर हम लगातार देख रहे हैं बना हुआ है और बहुत सारे जो निवेशक हैं वो सोने को एक निवेश के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी देखते हैं। तो अभी जो मौजूदा स्तर है उसके लेवल पे आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट के निवेशकों के लिए कितनी संभावनाएं हैं सोने में, और क्या आगे आने वाले समय में सोने का स्तर आप देखती हैं? निवेशकों को थोड़ा जब यूएस फेड का जो ब्याज दरों का मूवमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान रख करके सोने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दाम तो हम देख रहे हैं सोने के बढ़ते ही जा रहे हैं और अब जो है जो एक मेजर फैक्टर रहेगा वो यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे, तो उसको ध्यान में रख करके अगर निवेश करेंगे तो ठीक रहेगा। तो जो वैश्विक बाजारों में जो स्तर रहेगा उसको आपसे ही लिंक रहेगा भारत में, आपको लगता है? वो लिंकेज तो रहेगी ही रहेगी। Many experts who come here talk very highly of the sovereign gold bond scheme. Absolutely. Yeah, I think it's a very good product which has been brought about. You know that you're getting interest on the paper, and as it is, if you want to exit, you can. Right. All right. Thank you, Deepshika, for joining us. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark indices break 4-day winning streak. Sensex ends 195 points lower. Nifty finishes below 22,400. Income tax department to send communication to taxpayers for ITR mismatches. And Google agrees to restore Indian apps on Play Store, says Union Minister Ashwini Vaishnav. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Amrish Saxena signing off. Namaskar. नमस्कार। एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market